राह संघर्ष के जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। तो आप सबका वेलकम है आज के हमारे इस नए शो में। यह है हमारा CSIR नेट अचीवर्स का शो। एंड इस शो में हम बहुत सारे ऐसे CSIR नेट के अचीवर्स से मिलेंगे जिन्होंने CSIR नेट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो आज हमारे साथ बैठे देवादित्य चक्रवर्ती, एंड ये भी हमारे IFS के जोधपुर क्लासरूम के स्टूडेंट है। एंड देवादित्य ने भी इस CSIR एग्जाम्स को बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले आप सबका एंड देवादित्य आपका भी स्वागत है इस हमारे नए शो में। थैंक यू CSIR नेट अचीवर्स। एंड दूसरा कि हम सब IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट आया और आपका इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ इस CSIR एग्जाम में। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और आज हम सारे स्टूडेंट, जैसे आपके बहुत सारे डाउट्स है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती है जब वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे CSIR एग्जाम, DBT एग्जाम, गेट एग्जाम, बार्क एग्जाम। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं इनका प्रिपरेशन कैसे करें एंड इसके लिए किस तरह से स्ट्रेटजी यूज करें, खुद को हमेशा कैसे मोटिवेट रखें, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, क्वेश्चंस की किस तरह से प्रैक्टिस करें, इन सब क्वेश्चंस और इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम देवादित्य से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं कि देवादित्य चक्रवर्ती, ये इन्होंने BSc और MSc जूलॉजी सब्जेक्ट में किए और देवादित्य वर्धमान से, और इन्होंने जो MSc की है ये MSc जूलॉजी में की हुई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि देवादित्य, कि ये जो एग्जाम था CSIR का एग्जाम, CSIR नेट जून 2024 का, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था और इस एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे थे, बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपको ये एग्जाम का पेपर कैसे लगा? सिंपल था, मॉडरेट था या बहुत डिफिकल्ट था? सर, मुझे तो ये एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट से टफ के बीच में लगा। ओके। क्योंकि पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे अप्लाइड टाइप के थे। तो अप्लाइड टाइप का क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए अप्लाइड क्वेश्चंस करते करते पार्ट सी में बहुत टाइम गया, 2 से 2.5 घंटा ऑलमोस्ट चला गया। तो इसके लिए पार्ट बी के लिए टाइम नहीं बचा। तो बी के लिए 30 या 40 मिनट बचा हुआ था, तो वो करते करते टाइम चला गया मेरा। तो 30 क्वेश्चन सिर्फ मैं बी पार्ट में कर पाया था, तब तक टाइम खत्म हो गया था। अच्छा, तो देखिए इनको भी, मतलब देवादित्य को भी ये पेपर जो है वो मॉडरेट से टफ लगा। और वैसे CSIR नेट का मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर और इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर, ये दोनों भी पेपर थोड़े टफ पेपर ही थे। बस मॉर्निंग शिफ्ट में बी पार्ट थोड़ा सा इजी था और इवनिंग शिफ्ट में बी एंड सी पार्ट थोड़े से टफ थे। यस। तो देवादित्य, आपने कौन से शिफ्ट में पेपर दिया था? मैंने तो सर फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सब स्टूडेंट आपसे पूछना चाहते हैं कि देवादित्य, आपका इस एग्जाम में इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ, तो आपने इस एग्जाम्स के लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मैं तो सर डेली 2 क्लास होते थे वो लगाता था, उसके बाद 1 या आधा घंटा मैंने रेस्ट ले लिया और उसके बाद मैंने जो पढ़ाया गया था 2 क्लास में वो रिवीजन कर लेता था। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह पे अगर हो पाए तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, नहीं हो पाए तो ये रूटीन मैं कंटिन्यू करता था। अच्छा, तो मतलब आप क्लासरूम के क्लासेस बहुत अच्छे से करते थे? यस सर। क्लासरूम के क्लासेस में जितना पढ़ाया जाता था वो सारा आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे? यस सर। और आप घर पे जाके भी सारे टॉपिक्स के अच्छे से रिवीजन करते थे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे? हाँ सर। यस। तो ऐसा कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो देवादित्य, मेहनत जो आपने की और उसका ही ये रिजल्ट है कि आपने बहुत सारी मेहनत खामोशी से की है, बट अभी वो सफलता शोर मचा रही है। तो आपको क्या लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी?
उनको किस तरह से मेहनत करनी होगी, किस तरह से प्रिपरेशन करना होगा, ताकि जैसे आपका रिजल्ट आया उनका भी इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए या बहुत उनका भी वो भी सक्सेसफुल हो जाए। यस सर। तो उनको किस तरह से मेहनत करनी चाहिए? मुझे तो लगता है मिनिमम 6 महीने तो ये CSIR JRF के लिए देना ही चाहिए, क्योंकि कोई चाहे तो डेडिकेटेडली डिटरमाइंडली अगर स्टडी करे हाँ। तो 6 महीना उसके लिए इनफ है कि वो अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर पाए। तो अगर किसी का भी नहीं हुआ सिलेक्शन तो वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, होप नहीं छोड़ना चाहिए। और हार्डवर्क इज द बेस्ट वे, मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि वो शॉर्टकट से या फिर 25 दिन में 30 दिन में उसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो एक अच्छा खासा मेहनत जरूरी होता है इस एग्जाम के लिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी देवादित्य, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हार्डवर्क करना ही होगा और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोग याद रखिए कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आपको मेहनत टॉपिक को समझने में करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में करनी पड़ेगी, एज वेल एज रिविजन्स को मैनेज करने में, कि रिविजन्स करने में भी आपको बहुत मेहनत लगेगी। अब इसके साथ साथ हम सब का एक ही क्वेश्चन है कि जब हम मेहनत करते, मेहनत तो सब लोग करते, सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे, नोट्स की रिवीजन कर रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे, तो आपने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करते समय क्या नोट्स रीडिंग किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, या आपने किस तरह से मेहनत की थी? मतलब स्पेशल अगर आप उनको गाइड करना चाहिए कि स्टूडेंट ने किस तरह से टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनका भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, तो आप क्या उनको बताओगे? मैंने सर एक टॉपिक से क्या क्या सब टॉपिक्स होता था ये पहले सोच लिया था, और उसमें भी मुझे क्या क्या करना है या इम्पोर्टेंट क्या क्या है ये पहले देख लिया था। और उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मेरा जैसा भी हो प्रिपरेशन, लेकिन वो सब टॉपिक्स का कंसेप्ट मेरा क्लियर हो। तो कंसेप्ट क्लियर करने में मैं ज़्यादा ध्यान दिया। तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मैं थोड़ा बहुत अगर हो पाए तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया था, नहीं हो पाए तो वो बाद में मैं कभी कभी मैनेज कर लेता था कि क्वेश्चंस कर लूँ, एक आधा देख लूँ, हाँ, ऐसे कर लेता था। अच्छा, तो आप पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करते थे? यस सर। क्लास में एज वेल एज घर पे जाके, फिर उसके बाद में इस टॉपिक को अप्लाइड वे से सोचते थे, और फिर उन अप्लाइड वेज को आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करते थे, और देखते थे कि क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशन पूछी है क्या उसके अकॉर्डिंग मेरे जो नॉलेज है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या? यस सर। सही है। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है वैसे कि जैसे देवादित्य या बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट ऐसे ही करते कि लर्न करना और फिर उसको अप्लाई करना। डिफरेंट क्वेश्चंस को एप्लीकेशन बेस अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग वे से वो सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। तो क्या आपने भी टाइम टेबल बनाया था क्या? यस सर, टाइम टेबल तो मैंने बहुत बनाया था लेकिन फॉलो बहुत कम ही हो पाया था। मैं कोशिश करता था कि कुछ कुछ टाइम टेबल फॉलो हो जाए। अच्छा, तो वो 1-2 दिन ही फॉलो हो पाता था, उसके बाद वो छूट जाता था। अच्छा। तो सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते थे, तो देवादित्य में भी टाइम टेबल बनाया था, बस फॉलो नहीं किया था, वो बात अलग है, अलग बात है बस टाइम टेबल तो सब लोग बनाते हैं। तो टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता था, आपको क्या लगता है कि उसका रीजन क्या है? क्योंकि मतलब हम जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तब हमें लगता है हमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर कोई मोटिवेटेड पर्सन हमें अगर मोटिवेटेड कर पाए, तो वो सब चीज़ के लिए सर बेस्ट है, मतलब विशाल सर बेस्ट है वो सब चीज़ के लिए। तो सर के पास मैं जाता था, सर गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, और तभी मैं टाइम टेबल कभी कभी बना लेता था। लेकिन वो टाइम टेबल में फॉलो करने की 1-2 दिन कोशिश करता था, उसके बाद मैं फेल हो जाता था, वो अलग बात है ये सब लोगों का प्रॉब्लम है, मतलब आप लोग भी हंस रहे हो, आप हंसिए मत ये सब लोगों का प्रॉब्लम है कि टाइम टेबल सिर्फ बनाना होता है और उसको फॉलो करना डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल में मे बी ऐसे रीजंस होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते, हम हर दिन सेम चीजें रिपीटेडली सेम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्या होता है माइंड्स में अलग अलग थॉट्स आते हैं। कभी ओवर थिंकिंग होता है, कभी नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी मतलब सिचुएशन चेंज हो जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी हेल्थ खराब हो जाती है, या कभी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो मतलब
बुला लेते तो वहां पे टाइम चला जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिससे टाइम टेबल जो है वो एज सच मैनेज नहीं होता। हाँ, बट मुझे ये पता है कि आपने ट्राई तो किया होगा कि मैं सारे सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम रिवाइज करूं। यस सर। आपने ट्राई तो किया होगा कि आपने सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, मतलब मैनेज तो करो कि जितना होता है उतना। यस सर, मैं कोशिश करता था कि मतलब जितना कंसिस्टेंट रह पाऊँ, जितना मतलब मैं डेली बेसिस पे काम कर पाऊँ, बैकलॉग नहीं रहे, ये मैं कोशिश करता था, जितना हो पाए करता था। अगर एक आधा दिन मेरा नहीं भी हो पाए तो नेक्स्ट ऐसा एक दिन आता था जिसमें आप 6-7 घंटे के बजाय 12 घंटे पढ़ के वो रिकवर हो जाता था। तो लेकिन वो बीच में ब्रेक दे देना, बहुत ज्यादा टाइम गैप हो जाना, ये बहुत मतलब दिक्कत देता है और ये सबके साथ होता है। हाँ सर, ये सब तो नॉर्मल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर हमें बहुत डिमोटिवेशन आता है, बहुत बार हमारा इतना निगेटिविटी बढ़ जाता है कि हमारा ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाई पे। क्या आपको भी कभी डिमोटिवेशन आया है, डिमोटिवेशन पढ़ाई करते समय? हाँ सर, मुझे तो बहुत बार डिमोटिवेशन आता था। डिमोटिवेशन तो एक मतलब नॉर्मल आता ही है सबको, मतलब अच्छा। हफ्ते में एक बार तो मुझे डिमोटिवेशन आ ही जाता था। हाँ। तो मैं सर के पास ही जाता था डिमोटिवेशन लेकर, और सर जैसे डिफ्यूजन चलता है ना, वैसे तरीके से हाई कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन तक आ जाता है चीज़ें। तो वैसे सर भी हमें मोटिवेटेड कर देते थे। वो मोटिवेशन से हमारा एक हफ्ता आराम से चल जाता था। हाँ। उसके बाद फिर से हम सर के पास जाते थे। यस। और सबसे फर्स्ट कि देखिए डिमोटिवेशन या नेगेटिव थॉट्स आना या आपको कभी कभी मायूस लगना, कभी कभी पॉजिटिविटी कम होना, ये नेचुरल है, ये सबके लाइफ में होता है। और दिन में भी आपको 1-2 बार तो डिमोटिवेशन आता है, कभी कभी आपको ऐसा मतलब वीक महसूस होता है या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो नेचुरल है। उसके ऊपर कभी भी ज्यादा डिमोटिवेशन को या नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। बस वो एक स्किल होता है कि आप अपने खुद को कितना पॉजिटिव रखते हो। अब ऐसा बोलते हैं कि पंख को खोल दे, मतलब पंखों को खोल दे, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आपने जब प्रिपरेशन किया था, तो प्रिपरेशन करते समय क्या आपने जब भी प्रिपरेशन किया तो सेल्फ एनालिसिस किया था क्या? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ एनालिसिस के लिए संडे टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो क्या आपने अपने प्रिपरेशन को एनालिसिस किया था क्या, और वो कैसे किया था? वो हमारे इधर संडे टेस्ट मतलब देता था, जब संडे टेस्ट देकर वो सेल्फ एनालिसिस एक होता था कि मुझे कितना आ रहा है, मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, पार्ट सी में, बी में और ए में मेरा कितना करेक्ट या रॉन्ग जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट हफ्ते में वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, और कैसे और टाइम मैनेजमेंट में बेटर कर पाऊँ, या वो पार्ट में कितना जल्दी और कर पाऊँ, या फिर क्वेश्चन रीडिंग कितना जल्दी हो पाए, ये कोशिश करता था। अच्छा, ये कोशिश करते थे। हाँ सर। और मतलब जब भी कभी आप मतलब अच्छे से अगर सब्जेक्ट को समझ ले, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, तो फिर धीरे 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 वो जो है वो आपका वो मतलब प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर बाद में आपको समझ में आ जाता है कि मैं और कितना अच्छे से बेटर कर सकता हूँ, और फिर आप और अच्छे से इफिशिएंटली अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपको हर टॉपिक को समझ में आता है। हाँ सर। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी है कि खुद को एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस। जैसे यहाँ पे संडे टेस्ट होते हैं, हाँ, तो आपको क्या आपके सक्सेस में जो आपको जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, क्या संडे टेस्ट का उसमें कोई रोल है? हाँ, क्या आपको लगता है कि उससे आपको बेनिफिट मिला, या मॉक टेस्ट यहाँ पे जो हुए थे क्या उससे आपको बेनिफिट मिला? हाँ सर, संडे टेस्ट और मॉक टेस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में, क्योंकि उससे हमें पता चलता है हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, हम सी, बी और ए पार्ट कैसे कर पाते हैं, वो हमें पता चलता है, और वो पार्ट में कितना पार्ट में कौन सा टाइम दे पा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पता चला था मुझे उसके बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हम बोलते हैं कि जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो तो आधी लड़ाई आप वहां पे ही जीत जाते हो, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत बार ऐसा हमने देखा है, या बहुत सारे स्टूडेंट हम देखते भी है कि हमें डाउट्स भी पूछते हैं, तो उनका खुद के ऊपर विश्वास कम हो जाता है, और प्रिपरेशन करते समय उनको हमेशा लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डाउट तो हमेशा रहता है कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा। तो क्या ये डर जो है, ये फेलियर का डर जो है, क्या वो आपको भी कभी आया था?
यस सर, वो ये तो नेचुरल फिनोमेना है, ये मुझे भी आया था, बहुत बार आया था। लास्ट तक मुझे लगता था, यानी कि मतलब एग्जाम देने के बाद तक मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यस। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन बाद में मुझे अब लगता है कि ठीक है, ये भी जरूरी था सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि ये नहीं होता तो मैं पढ़ाई नहीं करता सीरियसली। हाँ, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये सोचते हैं कि क्या ये मुझे ही लगता है क्या, कि ये मेरे साथ ही हो रहा है क्या, कि मुझे ही डर लग रहा है। नहीं, ये सबको लगता है, ये फेलियर का डर कि मेरा क्या होगा। और अगर ये भी तो होता है ना कि अगर मेरा फेलियर अगर होगा तो फिर मुझे लोग क्या कहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे लोग, ये तो सबसे बड़ा रोग है। हाँ। और ये तो सबको है, मतलब ये नेचुरल है। तो देखिए, ये इवन मतलब एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, बहुत अच्छे से रैंक आया, बट फिर भी ये डर तो सबको ही लगता है कि एग्जाम कैसे होगा। yes. और एग्जाम में रिजल्ट क्या रहेगा। ओके। और ऐसा कहते हैं ना कि जो मतलब लोग होते कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते, अक्सर मंजिल में वही पहुंचते। तो आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है और आगे बढ़ना है, अपने कदमों के ऊपर काबिलियत पे भरोसा करना है। जितना आप ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा करोगे उतना आसान हो जाता है और उतना आप जल्दी सक्सेस को रीच कर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होता है और स्टडी में भी इंपॉर्टेंट होता है। आप हमें ये बताइए कि डेली का क्लासरूम सेशन करके, लेक्चर्स को अटेंड करके आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये। क्योंकि हमने सुना है कि आईएफएस में 3-3 घंटे के क्लासेस होते, मतलब हर एक लेक्चर्स अगर हो तो अराउंड 6 आवर्स तो क्लासरूम में जाता है। yes. तो फिर 6 आवर्स जाने के बाद क्या आप में उतनी एनर्जी बचती थी कि जिससे आप घर पे भी प्रिपरेशन करें? हाँ, इसीलिए सर 6 आवर अगर रिगरस क्लास चले तो उसके बाद 1 या 2 घंटे का रेस्ट बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद गुड फूड, ये तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। और उसके बाद आप फ्रेश होके और एक बार रिवीजन करने बैठो तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और वो अगर आप एक बार बोल लो या सामने वाले के समझाने की कोशिश करो तो और भी क्लियर हो जाता है। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर ले वो तो चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है। देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था, तो ये डाउट का आंसर यहाँ पे मिल गया कि सर हम अगर लेक्चर्स करते तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। यस सर। रिवीजन करने का टाइम नहीं बचता, प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं बचता। तो देखिए, टाइम को मैनेज करना होता है और टाइम मैनेजमेंट स्किल है कि अगर आप लेक्चर्स भी करते हो तो भी आप थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर ब्रेन को आराम मिलने के बाद फिर 2 घंटे के ऐसे गैप से आप क्या करो, एक बार लेक्चर्स रिवाइज करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। तो आपने भी ऐसे ही किया था। हाँ सर। यस। और दूसरा एक और कंसेप्ट होता है कि जब पढ़ाई करते तो डाउट्स तो आते, सारे टॉपिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो हमें समझ में भी नहीं आया, थोड़ा डाउटफुल है। तो आप उन डाउट्स को कैसे क्लियर करते हो? मैं तो, मेरा जिस टॉपिक में जो डाउट आता था तो मैं उन सर के पास जाता था डाउट क्लियर करने के लिए। जैसे डेप बायो या सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, ये सब का डाउट आता था तो मैं विशाल सर के पास जाता था। और भी बहुत सारा डाउट आता था तो तब मैं सर के पास जाता था। वो सर अच्छे से क्लियर कर देते थे। सर के जितना भी क्लास हो, जितना भी प्रेशर रहे, सर वो डाउट अच्छे से क्लियर कर देते थे। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री या जेनेटिक्स का अगर डाउट हो तो केसी सर के पास जाता था। हाँ। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो केसी सर आपको डांट देते थे लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से डाउट क्लियर होता था। और वो कंसेप्ट हमेशा याद रहता था कि मेरा इसी पॉइंट पे डाउट आया था और ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ है, तो वो पॉइंट हमेशा याद रहता था और कभी भी गलती नहीं होता था। और बाकी कोई भी टॉपिक, सेल बायोलॉजी या अप्लाइड बायोलॉजी, ये सब में जब डाउट आता था तो प्रांशु सर क्लियर कर देते थे। और प्रांशु सर का एक कॉमन स्टोरी होता था कि वो कैसे आए हैं, क्या है वो स्टोरी तो हमेशा ही सुनाते थे लेकिन अच्छे से क्लियर कर देते थे। तो तीनों सर बहुत हेल्पफुल होते मतलब। और इकोलॉजी और इवोल्यूशन में कुछ डाउट हुआ तो वो राकेश सर क्लियर कर देते थे। बहुत हेल्पफुल थे सर लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम ये जानना चाहिए कि सपोज हर टॉपिक्स में आपको कुछ फेवरेट आता है और आपके कुछ डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं और आपको फेवरेट है जो आपको मतलब बहुत अच्छे से आता है, तो ऐसे कौन से टॉपिक बने कि जो आपको मतलब आपके अभी बहुत फेवरेट बने
कि जो आपको बहुत अच्छे से लर्न हुए, अंडरस्टैंड हुए, आपने एंजॉय किए, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स है? ऐसे टॉपिक्स में तो बहुत सारे आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, हाँ, ये सब मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। हाँ, तो या मेरा तो रिसर्च में भी इंटरेस्ट है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हो पाए, कि मैं देख पाऊँ कौन सा स्टेज कैसा डेवलप हो रहा है। हाँ। ये मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो और ऐसे कौन से टॉपिक आपको पहले बहुत डिफिकल्ट लगते थे और अभी आईएफएस में आपने पढ़ने के बाद आपको बहुत सिंपल लगने लगे? जैसे सर मेथड्स इन बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों टॉपिक मुझे बहुत डिफिकल्ट पहले लगते थे। ये पढ़ाई कभी नहीं किया था। अच्छा। और जेनेटिक्स में भी मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे काम आता है, ये तो मैंने कभी भी समझ नहीं आता है। 11-12 में भी समझ में नहीं आता। तो ये इधर आके इतना सिंपल लगा, इतना इजीली क्लियर हो गया कि जेनेटिक्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता था। अच्छा। बायोस्टैट में भी हेल्प हो जाता था। बायोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ गया मुझे। बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए ये सब। अरे वाह! तो मतलब आपको अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है। हाँ, कि अलग अलग टॉपिक्स, क्योंकि पहले में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते कि जो पहले सारे टॉपिक नहीं पढ़ते, 13 के 13 यूनिट्स। तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर की थी जब आपने ये CSIR एग्जाम्स क्वालिफाई किया? मेरा तो 11 यूनिट प्रिपेयर हो पाए थे। अच्छा। उसमें से एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी मेरा छूट गया था। अच्छा। हाँ। तो अब आप क्या सजेस्ट करोगे कि ये जो स्टूडेंट जो CSIR एग्जाम, दिसंबर के CSIR एग्जाम को प्रिपेयर करे, तो इन्होंने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर करना चाहिए? देखो, बेस्ट अगर होगा आप 13 की 13 यूनिट प्रिपेयर कर पाओ तो ये सबसे बेस्ट रहता है। और आपको तब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर पाओ। और अभी के टाइम पे तो पंच करके अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो इसके लिए सब यूनिट क्लियर होना या बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो 13 यूनिट कोई कर पाए तो वो बेस्ट है। बाकी अगर नहीं हो पाए, उससे टाइम का थोड़ा कमी रह गया, तो 10 से 11 यूनिट अभी के टाइम पे मिनिमम क्लियर करना जरूरी हो गया। हाँ, तो देखिए, हम जैसे बोलते हैं ना कि आपको सारे यूनिट्स करना चाहिए, क्योंकि सारे यूनिट से आपके सारे टॉपिक लिंक हो जाएंगे, सारे यूनिट से सारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। फिर भी मतलब जितना आप कर सकते हो, मतलब सारे यूनिट्स करना या सभी टॉपिक को 100% करना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये मतलब किसी के भी मतलब बस की बात नहीं है। बट फिर भी अगर जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप अपना बेस्ट दोगे, उतना अच्छा है, उतना उनका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। और बहुत बार स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कि ऐसा कहते हैं ना कि परिस्थितियां कभी कभी इतनी भी कठोर हो जाती है, इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि वो हमें तोड़ देती है अंदर से, पूरा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, पूरा डिप्रेस हो जाते हैं। बट वही परिस्थितियां जो होती है वो आपको अंदर से मजबूत भी बनाती है। तो आप हमें ये बताइए कि आपने जब प्रिपरेशन किया तब क्या आपको भी कभी ऐसी परिस्थिति आई थी कि जहां पे आपको बहुत डिमोटिवेट फील हुआ, बहुत डिप्रेस्ड फील हुआ, ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा बहुत सारी चीजें, और मैं अभी मतलब पढ़ाई भी छूट रही है हाथ से और कुछ हो नहीं पा रहे? तो क्या आपके भी मतलब जब प्रिपरेशन करे थे तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस आए थे? यस सर, ऐसा तो सिचुएशन मेरा भी आया था। हाँ। पहले 2 महीने मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हुआ था। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो मैं मेंटली भी थोड़ा ये हो गया था, वीक हो गया था। तो उसके बाद वो चीज मुझे रिकवर करने में वो 2 महीना लगे। वो 2 महीना मेरा कंप्लीटली वेस्ट गया। तो लास्ट के जब 2 महीने बचा था, मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से मैंने मेहनत करना शुरू किया और 11 यूनिट मैंने फिर रिवाइज कर पाया था। लास्ट के 2 यूनिट छूट गया था टाइम के कारण, लेकिन मैंने 11 यूनिट लगभग अच्छे से किया था। कुछ कुछ सब टॉपिक्स हो सकते छूट जाए, लेकिन कोशिश किया था मैंने पूरा। हाँ, तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कोशिश करना। मतलब देखिए, परिस्थितियां हमारे हाथ में कभी कभी नहीं होती, क्योंकि वो बाहर के सिचुएशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन हमेशा चेंज होते रहते हमारे लाइफ में। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि देखो, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते वो आपको कभी स्टॉप नहीं करते, आपके लाइफ में जो लोग आते वो आपको कभी स्टॉप नहीं करते, या आपके लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आते वो आपको कभी स्टॉप नहीं करते। बट सबसे ज्यादा आपको स्टॉप कौन करने वाला है? तो आप खुद होते हो। यस सर। तो जब आप खुद ही क्विट करना चाहते हो या आप खुद ही स्टॉप कर देते हो खुद को, तब आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हमें खुद कभी भी अपने सक्सेस के बीच में नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा ओपन अप रहना चाहिए। yes, और अगर प्रॉब्लम्स आते, जैसे सपोज
कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लाइफ में कोई परेशानी है, एंड सपोज आपको पता चला कि ये परेशानी मेरे से नहीं हो रही है सॉल्व, तो आप क्या करते थे? तो अगर मुझे लगता था मेरा परेशानी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो पर्सनल लेवल पे भी मैं बहुत जनों से बात करता था। मुझे लगता था मैं जिससे शेयर करना चाहिए वो शेयर करता था। मेनली मेरा गाइड मेंटर जैसे सर थे, तो सर को मैं शेयर करता था चीज़ें, और भी मम्मी पापा को भी कभी कभी शेयर कर लेता था। मतलब जिसको लगे कि शेयर करने से आपका चीज़ें सही हो या अच्छा लगे, तो आपको शेयर कर लेना चाहिए, वो रोक के रखना नहीं चाहिए। देखिए, ये आपके मतलब जो सबसे मेजर जो भी प्रॉब्लम था ना आपके लाइफ का, उसका आंसर ये है कि जब आपको कोई परेशानी आ रही है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है, चाहे वो रिवीजन से रिलेटेड है, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप पूछिए। आपके पास आपके मेंटर है, आपके पास टीचर्स है, मम्मी पापा है, तो जितना आप पूछोगे उतना आपकी वो परेशानी हल हो जाती है। और दूसरा, आप एक बार माइंड क्लियर कर लेते हो, आपके माइंड में से वो चली जाती है ना, तो फिर आप फ्री हो जाते हो। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो भी अगर इसी तरह से अगर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, पूछ कर, हेल्प लेकर, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब कोई टेंशन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसा होता है कि ऐसा बोलते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, कभी भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। इसलिए मन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, मन को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। तो आप अपने माइंड को कैसे मोटिवेट रखते थे? क्योंकि एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना बहुत टफ होता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना टफ होता है। टाइम टेबल तो आपने पहले ही बताया कि टाइम टेबल तो सिर्फ बनाया था, वो तो मैनेज नहीं हो पाया। तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? मैं एक हफ्ते में मोटिवेटेड रखने की खुद को कोशिश करता था बहुत, लेकिन हफ्ते का संडे आते आते मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता था। हाँ। तो मैं सर के पास जाता था, मेनली विशाल सर के पास जाता था, तो मोटिवेशन के जब जितना ज़रूरत होता था उतना डोज सर दे देते थे, तो उससे मुझे बहुत हेल्प होता था। तो एक हफ्ता 2 हफ्ता उससे चल जाता था। तो फिर से अगर कभी डिमोटिवेटेड या कुछ प्रॉब्लम या कुछ इश्यूज, कभी डाउट, ये सब फेस किया जब, तब मैंने सर को वो सब बताया। हाँ। तो वो सॉल्व हो जाता था। मेंटली क्लियर रहना इस फेज में बहुत जरूरी होता है। यस। और जैसे कि आप भी हमेशा ही, क्योंकि हमेशा आपको जब आप पॉजिटिव रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यस। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि कभी भी 1-1 2-2 दिन पढ़ाई नहीं होती। ऐसा भी होता है कि पढ़ाई कभी दिन बहुत अच्छी होगी, कभी बहुत मतलब नहीं होगी। तो ये सारे फेजेस नॉर्मल है, ये नेचुरल है। तो इसलिए उसको कभी लोड नहीं लेना है। ज्यादा पढ़ाई हुई तो ज्यादा खुश नहीं होना है, और पढ़ाई नहीं हुई तो ऐसा नहीं कि रोने में 2 दिन निकाल दे कि अब 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कभी पढ़ाई होगी, कभी नहीं होगी। तो हमेशा ये मान के चलना है कि जितना होती है उतना करनी है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट दिसंबर के सीएसआर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, डाउट्स आते हैं। तो उसमें से एक डाउट ये है कि इस एग्जाम्स को प्रिपेयर करते समय उनको क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए कि जिससे उनको फायदा होगा, जो आपको लगता है। तो प्लीज आप स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए तो उनको बेनिफिट होगा, और उनका भी एग्जाम में उनको भी सक्सेस मिलेगा। तो अभी जिस टाइप का अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम्स में, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ नोट रिवीजन ये तो मतलब परफेक्ट नहीं है। तो उसके लिए अप्लाइड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक से कैसा टाइप का क्वेश्चंस बनता है। ये अगर आपको पहले से पता है तो आपको एक क्लियरेंस रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर पाओगे। तो इसीलिए अप्लाइड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ब्रेन को हमेशा थोड़ा स्ट्रेस में रखना, तो ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब 3 घंटा कैसे परफॉर्म करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, ये बहुत अच्छी बात बोली कि आपको अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या बहुत सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनके आपको प्रैक्टिस करके उनको प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरा, खुद को अप्लाइड वे से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे वो मैं इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकता हूँ।
अब सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने रिविजन्स कैसे किए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन मैनेज नहीं हो पा रहा है, इतने सारे टॉपिक से 13 टॉपिक से विथ एप्टीट्यूड है, तो रिवीजन को कैसे मैनेज किया जाए? रिवीजन को कि अगर नोट से कोई करना चाहे अभी के टाइम पे तो वो ठीक है, उनके लिए सही है, लेकिन कंसेप्ट अगर बिल्ड होना चाहिए ना, कंसेप्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो कंसेप्ट अगर बिल्ड हो जाए, वो उस मेमोरी को पूरा रिकैप्चुलेट कर पाए कि कैसे कैसे ये चीज हुआ है, कैसे वो इमेजिनरी उसके सामने अगर आए हो, तो वो बहुत सही रहता है उसके लिए। यस। और अप्लाइड क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, वो ऐसे ब्रेन को थिंक करने में हेल्प करे कि अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालिए, अप्लाइड क्वेश्चंस को देखिए। इस वाले एग्जाम्स में जैसे हम एग्जाम्स का पेपर का पैटर्न भी देखें तो भी मॉडरेट लेवल का था, बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल भी थे जो कि आप टारगेट कर सकते थे। अब दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम है कि उनकी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट का, जैसे आपने बोला कि आपका ये पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है। तो अब इनको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि एग्जाम में उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो? उनको इसके लिए 3 घंटे का मॉक देना या टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे का टेस्ट देकर पार्ट ए, बी और सी वो कैसे टाइम मैनेज कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और किनका क्या चीज सही रहे कि पार्ट ए पहले करे या बी पहले करे या सी पहले करे, ये उनके अकॉर्डिंग है। हाँ। जैसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, तो ये जमे तो उनको सही है, लेकिन उसके बाद भी ए बी जो पहले करे सही रहता है। yes. और टाइम मैनेजमेंट सी को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि उसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आता है। बी को थोड़ा मॉडरेट और ए को 15 से 20 मिनट करे तो सही रहता है। हाँ, तो ये परफेक्ट, जैसे हमें केसी सर बताते स्ट्रेटजी सेशन में कि आपका मतलब सी पार्ट जो होता है वो सी पार्ट में अराउंड 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में टाइम लगता है। बी पार्ट में आपको 40 to 45 मिनट्स या 50 मिनट्स तक टाइम लग सकता है, और ए पार्ट में 20 मिनट्स। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको घर पे उस 3 घंटे के बीच में प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपको वैसे मॉक टेस्ट देके प्रिपेयर करो। संडे के टेस्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर संडे के टेस्ट एंड मॉक टेस्ट की वजह से हमें टाइम मैनेजमेंट की आदत लग गई कि किस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप संडे टेस्ट पेपर्स देके, आप मॉक टेस्ट देके, ऑनलाइन टेस्ट देके आप अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये स्किल है। यस सर। वो एक दिन में नहीं आएगा, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। और जैसे हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे क्या? नहीं सर, शॉर्ट नोट्स मेरा प्रिपेयर नहीं हो पाया था क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो पहले बार रिवीजन के बाद बनना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 2-3 बार अगर किसी का रिवीजन हो जाए तब जाके शॉर्ट नोट बनता है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। हाँ। कोई अगर शॉर्ट नोट बना पाए तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत बेटर होता है। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। हाँ, तो उनको बेनिफिट है। यस। तो मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आप अपने लैंग्वेज में अपने वे से उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड भी करते हो। स्मॉलेस्ट मतलब कम से कम पेज में शॉर्ट नोट्स होते हैं तो जल्दी रिवीजन भी कम टाइम में बहुत ज्यादा रिवीजन हो हाँ, कम टाइम में रिवीजन होते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि एग्जाम के पहले अगर आप ये पढ़ोगे तो आपने लिखा हो तो आपको सब समझ में आता है, तो फास्ट रिवीजन होता है। तो शॉर्ट नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। yes. उसके साथ बहुत बड़ा एक स्टूडेंट प्रॉब्लम बताते हैं मुझे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मतलब एक तकलीफ लगती है कि मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ तो टाइम भी ज्यादा लगता है और क्वेश्चन समझ में नहीं आता, एनालिसिस नहीं होता। तो क्या आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम करते समय आपको भी ये प्रॉब्लम आया था क्या? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने समय ये सब मतलब दिक्कत तो आता है, लेकिन उससे पहले आप जिस मतलब टॉपिक का या कंसेप्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कंसेप्ट अगर एक बार पहले क्लियर कर लो या रिवाइज कर लो,
उसके बाद आप वो सब क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लो, तब जाके आपका मतलब एक फुल एंड फाइनल ये उस कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस हो जाता है। तो वो तब बहुत बेनिफिशियल होता है। और हर एक टॉपिक से तो क्वेश्चंस कुछ ना कुछ गलत तो होंगे ही, ये तो नेचुरल है, तो इससे डिमोटिवेटेड होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हाँ। कि हर एक टॉपिक से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत होंगे और उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर अगर क्वेश्चन गलत हुए तो हमें डिमोटिवेशन आता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर मोटिवेशन ही नहीं रहता। इवन बहुत बार मैंने देखा है कि संडे टेस्ट में अगर कम मार्क्स आते तो बच्चे संडे टेस्ट देना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि कम मार्क्स आने के बाद बहुत ज्यादा वीक फील होता है, बहुत लो फील होता है। तो इसीलिए ये हमेशा याद रखना है कि मार्क्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है। संडे टेस्ट हो या चाहे कोई और टेस्ट हो, मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए क्या उनको मैं सॉल्व कर पा रहा हूं क्या, और क्या मुझ में वो उतनी इंफॉर्मेशन या उतना नॉलेज है क्या कि जिससे उन क्वेश्चन को मैं टारगेट करूं, उनको सॉल्व कर पाऊं। एंड इसीलिए जब आप ऐसे क्वेश्चन को फेस करते हो, चैलेंज करते हो और खुद को चैलेंज करते हो ऐसे क्वेश्चन से, तब एक्चुअल में आपको अपना नॉलेज समझ में आता है, तब आप खुद को एनालिसिस कर पाते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बस अब इतना ही पूछना चाहूंगा कि अब स्टूडेंट्स को फाइनली क्या मतलब प्रिपरेशन करते समय फाइनल स्ट्रेटजीज क्या यूज करने चाहिए? विद इन 1 और 2 पॉइंट्स आप क्या बताओगे? फाइनल स्ट्रेटजी तो यही है, पहले तो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ। कि गुड फूड और 6 से 7 घंटा 8 घंटा मिनिमम उसको स्लीप की जरूरत है। और उसके बाद स्टडी के लिए 6 से 8 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंट रहने का कोशिश करना चाहिए। डिसिप्लिन, सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ मोटिवेटेड रहने का कोशिश करना चाहिए। और जितना चाहिए नेगेटिव पर्सन से दूर रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब करना चाहिए। और अभी के टाइम के लिए अप्लाइड क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। और क्वेश्चन सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप का क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका, हाँ, ये बहुत अच्छी बातें बोली। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि आपको गुड फूड मतलब बहुत अच्छा हेल्थी फूड लेना चाहिए, हेल्थी स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थी स्लीप से डोपामाइन, एंडोर्फिन बढ़ते, पॉजिटिविटी बढ़ते और नेगेटिविटी कम होती है। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोली कि नेगेटिव लोगों से दूर जितना रहोगे उतना ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे। और दूसरा कि खुद के ऊपर बिलीव करो और प्रिपरेशन करना कंटिन्यू स्टार्ट करो। तो ये बहुत अच्छे स्ट्रेटजीज बताए और आप सब लोग ये स्ट्रेटजीज को अच्छे से यूज कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार मतलब हम देखते हैं ना कि ऐसा कहते हैं ना कि मतलब जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा संघर्ष भी होगा, और जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी तकलीफ भी होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होती है उतनी बड़ी जीत होती है। तो आपको अगर जीतना है, आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी। और ये तकलीफें आपके लाइफ में रुकावट नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है, वो तकलीफें आपको मजबूत करने के लिए आई। प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप उनको समझते हो, अगर आप उनको अच्छे से एनालाइज करते हो, तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए होते, और उनसे आप अगर सीख जाते हो तो लाइफ में आप हमेशा के लिए उन चीजों से हमेशा के लिए मोटिवेट रहते हो, उसकी लर्निंग आपको लाइफ टाइम तक रहती है। जैसे आज तक जो हमने सीखा हुआ है वो आपके लाइफ टाइम तक रहेगा। अब हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। यस। तो रैपिड फायर राउंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको जो आंसर है 1 पॉइंटर्स में आंसर देने और विद इन 30 सेकेंड्स देने। ओके, तो स्टार्ट करें? यस सर। यस, तो स्टार्ट करते रैपिड फायर राउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइफ साइंस में से सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगा? सबसे डिफिकल्ट यूनिट थोड़ा बहुत तो बायोकेमिस्ट्री है, लेकिन वो केसी सर ने जैसे पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आया, उसका सब डाउट क्लियर हो गया।
और ज़्यादा मैंने जो छोड़ दिया टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी, ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है क्योंकि अभी ये पढ़ा नहीं मैंने अभी तक। ओके, तो पढ़ा नहीं इसलिए डिफिकल्ट लगता है। ओके। सबसे फेवरेट यूनिट? सबसे फेवरेट यूनिट तो एक नहीं है, मॉल बायो, सेल सिग्नलिंग, डेप बायो, ये तीनों, ये तीनों जो है वो सबसे फेवरेट है। ओके, अच्छा, क्या आपको टेस्ट देते समय, संडे टेस्ट या मॉक टेस्ट देते समय डर लगता था, या सीएसआर एग्जाम्स का अगर पेपर दिया डर लगा था? संडे टेस्ट देते समय कुछ टाइम डर लगता था, लेकिन वो तो हम लोग ओवरकम कर लेते थे। लेकिन सीएसआर एग्जाम में हाँ थोड़ा पैनिकनेस फील हुआ पहले, लेकिन और तो कोई अदर ऑप्शंस नहीं था, तो मुझे वो करना ही था, तो इसीलिए वो डर को बाद में ओवरकम कर लिया था। अच्छा, और आपको सबसे मतलब जो हम बोलते हैं कि सबसे फेवरेट टीचर्स जो भी आपने अब इतने सारे टीचर से पढ़ा है आपने, तो सबसे फेवरेट टीचर मैं फेवरेट तो सभी है, तो विशाल सर में आईएफएस के सारे फैकल्टी फेवरेट है, लेकिन मैं अगर बोलना चाहूँ फिर भी तो विशाल सर में सबसे जो मेन मुझे अच्छा लगता है वो हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेडनेस है, डिटरमाइंडनेस है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और प्रांशु सर का मतलब जैसा प्रेजेंस है और जैसे वो प्रेजेंट करता है, बोलने का उनका जैसा तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और केसी सर मतलब ओवरऑल जो ऑलराउंडर होता है ना, गॉड ऑफ लाइफ साइंस, गॉड ऑफ केसी सर, मतलब वो आइडियल, मतलब आइडल जो बोलते हैं ना, वो मेन आइडल वो है। यस, तो आपके, हाँ ये अगला क्वेश्चन था कि आपके आइडियल कौन है? यस, तो मेरे आइडल मतलब एमएससी के 3rd या 4th सेम में मुझे जब पता चला सीएसआर नेट लाइफ साइंस का, तो मुझे फर्स्ट मैंने जो वीडियो देखा था वो केसी सर का था, तो मेरा तब से केसी सर से पढ़ना मतलब एक ड्रीम रहा, तो वो तो इसीलिए बहुत मतलब मुझे फैसिनेट करता है। और फिर मुझे आके पता चला विशाल सर, प्रांशु सर, राकेश सर, ये सब के बारे में, तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब फैसिनेटिंग है और हेल्पफुल रहे मेरे लिए। यस, तो और आपको सबसे बोरिंग टॉपिक कौन सा लगा पढ़ने में? सबसे बोरिंग टॉपिक अप्लाइड, थोड़ा बहुत बोरिंग लगा, लेकिन अप्लाइड बायोलॉजी, हाँ, लेकिन उसमें से भी वो एग्रोबैक्टीरियम मुझे अच्छा ही लगा था, बाकी जो टॉपिक्स थे अप्लाइड का वो थोड़ा मुझे ये लगा। नहीं, अच्छा है। और ये तो हुआ हमारा रैपिड फायर राउंड की, जिसमें हमने बहुत सारे रैपिड क्वेश्चंस पूछे। अब सबसे फर्स्ट कि अब इतने सारे मतलब एग्जाम हो गया, तो अभी जैसे सीएसआर एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, तो सीएसआर एग्जाम क्वालिफाई होने से पहले जो आप में कॉन्फिडेंस था और आज का जो कॉन्फिडेंस, उसमें क्या चेंज आया है? कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली सर थोड़ा बूस्ट हुआ है। अच्छा, बूस्ट हुआ है, मतलब एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पहले लगता था कि मेरे पास कोई मतलब एग्जाम क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है, अभी लगता है ठीक है मेरे पास सीएसआई जेआरएफ तो है, लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, थोड़ा बहुत और भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि नॉलेज तो मेरा सफिशिएंट है नहीं, तो वो थोड़ा और भी नहीं अच्छा कर पाऊँ तो बेटर रहेगा। यस, तो नॉलेज तो हमेशा लर्निंग करते रहना चाहिए और नॉलेज हमेशा एक्वायर करते रहना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, अब हम अगर इसको मतलब सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से रिमाइंड करें और एक बार शॉर्ट में अगर सारे स्ट्रेटजीज को बताना चाहिए, तो शॉर्ट में अगर हम इनको बताएं कि स्टूडेंट्स ने अब इस सीएसआर एग्जाम्स में किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए कि जिससे उनको जो है वो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आएगा और उनको भी सक्सेस मिलेगी। तो शॉर्ट में एक तो फर्स्ट कि जैसे देवदत्त ने बताया कि एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, कि कंसेप्ट लर्निंग एक प्योर करनी है, एक अच्छे से लर्न करना है कंसेप्ट को। दूसरा, कंसेप्ट लर्न करने के बाद उसके अप्लाइड एप्लीकेशंस को सोचना है कि उस कंसेप्ट से कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते, अप्लाइड क्वेश्चंस कितने बन सकते और उन क्वेश्चंस को आप कैसे क्रैक कर सकते हो। तीसरा कि डेली अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, हेल्थ को मेंटेन करना और उसके साथ साथ नींद को भी मेंटेन करना, नींद को कभी कम नहीं करना है, नींद प्रॉपर होनी चाहिए और सबको मेंटेन करके हार्डवर्क करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर संडे को या आपको खुद को हमेशा सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ एनालिसिस बाय गिविंग टेस्ट,
संडे टेस्ट देके, मॉक टेस्ट देके, ऑनलाइन टेस्ट देके सेल्फ एनालिसिस करना और बात खुद को जांचना, और साथ साथ रिविजन्स को भी मेंटेन करना, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को भी मेंटेन करना, डेली के कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ताकि सीएसआर में आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसको आपको हमेशा सॉल्व करने के लिए एक हमेशा आपको माइंड पॉजिटिव रहे और स्किल्स आपके अंदर आ जाए। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि सी पार्ट में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कैसे करें? सी पार्ट में तो पहले जो टैब्यूलर क्वेश्चंस है या फिर मैच मेकिंग क्वेश्चंस टाइप का है, तो वो क्वेश्चंस अगर कोई ढूंढ के कर ले तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वो एकदम वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो 25 में से अगर 6-7 भी वो क्वेश्चन बन जाए तो उसमें से एक स्ट्रेस रिलीज हो जाता है कि मुझे और 12 या 13 सही करूं तो मेरे लिए एक अच्छा स्कोर का बैकअप बन जाएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और 12 या 13 में से भी वैसा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, जिसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ज़्यादा अप्रोच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल टाइप का हो। ऐसा सिलेक्शन से ऑलमोस्ट हो जाता है। 25 में से 20-22 भी निकले तो एक अच्छा बेस बन जाता है। बाद बाकी तो बी और ए तो कर ही देता है। तो क्या सी पार्ट में 25 क्वेश्चन आना पॉसिबल है सबको कि सी पार्ट में सीएसआर में 25 क्वेश्चन की आप सॉल्व कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो? हाँ, कोई चाहे तो सी पार्ट में 25 में से 25 ऑब्वियसली कर सकता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट तो नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सी पार्ट अगर 25 से 25 क्वेश्चन हो गए तो फिर अच्छे से बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। और आगे गेट एग्जाम आ रही है, डीबीटी एग्जाम आ रही है, तो उनके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में क्या क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस, या किस तरह से आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? तो सीएसआर के लिए जो जो स्ट्रेटेजी फॉलो करे कोई, वही स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअस रखे, क्योंकि सीएसआर एक सुप्रीम टाइप का एग्जाम है। इसका अगर सिलेबस कोई कवर करे तो बाकी एग्जाम का सिलेबस ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो भी कवर हो जाता है। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है और सेल्फ मोटिवेटेड रहे तो आराम से ये सब एग्जाम भी अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे जो थे आज का जो भी सेशन था हमारा, इस सेशन के सारे लर्निंग्स जो कि की लर्निंग्स ये देवादित्य ने आपको दे दिए। एंड आई होप कि इस जो भी हमारा सीएसआर नेट अचीवर्स का जो लाइव सेशन है, इस सेशंस में से आपको सारे जो भी आपके डाउट्स है उन डाउट्स के क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। फिर भी आपको जो भी और डाउट्स होंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने बहुत सारे सीएसआर नेट या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज की जाए, और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब देखिए, ऐसा कहते हैं कि कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा भी कहते हैं कि सपोज अगर आपको मैंगो चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा मैंगो कब पा सकते थे, आपके पास कब आ सकते थे? तो आपके पास मैंगो तब आ सकते थे जब आप पीछे 20 साल पहले अगर मैंगो का ट्री प्लांट करते, तो मैंगो का ट्री प्लांट करते तो आज बहुत सारे मैंगोज आपको मिलते। बट सपोज इन फ्यूचर अगर आपको कुछ चाहिए, सपोज मैंगो चाहिए, तो आपको अगर पिछले 20 साल में नहीं किया तो फिर आज आप ट्री को प्लांट करो। मतलब शुरुआत जो है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट होते कि जिन्होंने अभी भी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, उनको अभी भी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आज से ही स्टार्ट करें। अगर आज ही आप मैंगो प्लांट करोगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारे मैंगो मिल सकते हैं। इसलिए ट्राई हमेशा डेली बेसिस पे करना होता है। आज से शुरू करो, अगर नहीं हुआ है तो आज से करो, अगर कर रहे हो तो भी उसको कंटिन्यूअसली करते जाओ, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतना सक्सेस जो है वो जल्दी मिलता है। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा रहा एंड आपसे मिलके बहुत खुशी हुई दे। थैंक यू। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी लर्निंग मिली, न्यू लर्निंग मिली। तो आप भी सब स्टूडेंट सारी लर्निंग लीजिए, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या इस सेशन में आपको क्या क्या नया सीखने को मिला
इस सेशन से आपको क्या क्या न्यू इंफॉर्मेशन या नई लर्निंग्स मिली, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो हमारा CSIR नेट अचीवर्स का जो शो है, ये आपको कैसे लगा, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच ऑल कि इस सेशन को आपने देखा और आपने इससे बहुत सारी लर्निंग ली। तो थैंक यू ऑल। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले अचीवर के साथ में। सो थैंक यू। थैंक यू।